गुड इवनिंग एवरीवन एंड यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जेएम रैंक बूस्टर। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेएम रैंक बूस्टर पर। और आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि हम एक लंबी छुट्टी के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं या आपके सामने मैं क्लास लेकर आया हूं। तो आइए आज देख लेते हैं हम उसी टॉपिक को जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, यानी राज व्यवस्था को या कहे कि पॉलिटी को। तो जैसे कि हमने चर्चा की कि राज व्यवस्था उन नियमों, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का अध्ययन है जिसके द्वारा किसी देश का शासन या राज्य का शासन चलाया जाता है। तो उसी के संबंध में हमने देखा कि हम भारत के निवासी हैं और फिर हमने देखा कि भारत में किस प्रकार सत्ता और शासन को चलाने का कार्य आरंभ होता है, या आज के वर्तमान में हम उस जो स्थापित व्यवस्था है जिसके द्वारा सत्ता और शासन को चलाया जाता है वो कैसे पनपी, या वो स्थापित व्यवस्था कहाँ से आई है, कैसे वो पनपी। और उसके संबंध में हमने उस जिस संविधान के तहत आज हमारा देश चलता है उस संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा, अर्थात उसकी जड़ों को समझा। जो व्यवस्था आज स्थापित है उसको उसकी जड़ों को समझने की कोशिश की। और फिर हमने देखा कि कैसे भारत में एक इंग्लिश कंपनी जिसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, कैसे व्यापार करने आती है और वो फिर कैसे सत्ता पर काबिज होती है। और उसके बाद कैसे वो अनेकों तरीके से भारतीय लोगों का शोषण करती है। और 1600 ईस्वी में आने के बाद कैसे वो सत्ता में आती है, युद्ध लड़ती है और फिर कैसे कानूनों की बौछार होती है, कुछ अधिनियम, एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और भारतीय लोगों के ऊपर थोपे जाते हैं। और उसी क्रम में हमने चीज़ों को समझा कि कैसे 1757 से प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी को कुछ राइट्स मिलते हैं, सत्ता और शासन के कुछ राइट्स मिलते हैं। और कंपनी के शोषणकारी नीतियों के कारण कैसे भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है, और वो होता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। यानी भारत की जनता अब उस कंपनी से मुक्ति चाहती है और उस कंपनी के खिलाफ अब एक वो आग की चिंगारी या फिर कहे कि उसका दमन किया जाता है। उस कंपनी की शोषणकारी नीतियों से मुक्ति पाने के लिए कैसे एक आंदोलन की शुरुआत होती है और वो आंदोलन कहीं ना कहीं असफल रहता है। और फिर उसके बाद सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने हाथ में सत्ता को ले लेती है। और फिर पहला विश्व युद्ध लड़ने के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैसे वो ब्रिटिश सरकार कमज़ोर पड़ती है और कैसे ब्रिटिश सरकार ये अच्छे से समझ जाती है कि अब हम भारत में शासन ज़्यादा समय तक नहीं चला सकते। और वो भारत में एक सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन होता है और भारत में संविधान के निर्माण की बात रखी जाती है। और फिर भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं, एक संविधान सभा बनती है, कैसे मुस्लिम लीग के द्वारा उस सभा का बहिष्कार किया जाता है और एक अलग राष्ट्र के निर्माण की बात कही जाती है। और फिर इसी क्रम में कैसे भारत को आज़ादी मिलती है और दो नए राष्ट्रों का जन्म होता है, भारत और पाकिस्तान। तो हमने यहाँ तक लगभग देखा कि कैसे उस संविधान सभा ने कैसे उसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1940 को, फिर दूसरी 11 दिसंबर 1940 को, और फिर तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर आते हैं। यानी जिस संविधान को हम बनाने की बात कर रहे हैं वो आखिर कैसा होगा, उसके अंदर कौन सी वो चीज़ें होंगी, यानी उनकी आकांक्षाओं का रूप, उस संविधान का रूप या उनकी आकांक्षाएं उस संविधान को लेकर क्या थी वो देखने को उस उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिलती है। और फिर उससे उस उद्देश्य प्रस्ताव के बाद सभी बहुत सारी समितियां बनाई जाती है और वो समितियां अलग अलग विषयों पर विचार करती है और फिर उन विचारों के सभी को इकट्ठा करके और पहला संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया जाता है और उसको 1948 में पहली बार रखा जाता है। और फिर उस संविधान जो सभी समितियों के द्वारा
जो सभी समितियों के द्वारा प्रस्ताव दिए गए उन सभी को मिलाकर के जो पहला प्रारूप तैयार किया गया, कैसे उस पर भारत की जनता के द्वारा भी उस पर कुछ प्रस्ताव लिए जाते हैं और लगभग 7,500 या कहे कि 7630 के आसपास कुछ प्रस्ताव आते हैं या कुछ संशोधनों की बात की जाती है और फिर उस पर चर्चा होती है। 3 वाचन होते हैं या कहे कि 3 सेशन होते हैं और उन सेशनों पर चर्चा होने के बाद कैसे उस संविधान को एडॉप्ट कर लिया जाता है 26 नवंबर 1949 को, और कैसे उसी दिन से कुछ आर्टिकल्स लागू हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि हमारा संविधान किस प्रकार से एडॉप्ट या आत्मसमर्पित अंगीकार किया गया। तो आइए, अब हमने यहाँ तक ये डिस्कस लगभग कर लिया था, अपने अध्ययन को हम लेकर आ गए थे कि संविधान लागू हो जाता है, यानी वो संविधान बनकर अब तैयार हो चुका है। तो आज हम उस बने बनाए संविधान के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो संविधान बनकर तैयार हुआ उसकी क्या विशेषताएं थी, यानी वो किस प्रकार का था, उसमें कौन सी फाइनली जो संविधान हमने एडॉप्ट किया उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, उसकी कौन सी विशेषताएं थी। आज हम उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं और फिर हम चीज़ों को बारी बारी करके पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे और साथ साथ ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आखिर अब कहाँ से पूछे जाते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वो सब्जेक्ट है जहाँ आप लगभग 90+ क्वेश्चन आप यहाँ करेक्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ गलत होने की संभावनाएं बहुत कम हैं। तो आइए आज हम उस संविधान की कुछ करेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं को देख लेते हैं। तो हम पहले देख पा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं संविधान की उद्देशिका, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि 13 दिसंबर 1940 को, यानी संविधान की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं और फिर उसको 22 जनवरी 1947 को उस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही आप इसका यहाँ से ये मतलब समझिए कि उद्देश्य प्रस्ताव से मतलब क्या है या उद्देशिका से मतलब क्या है। यानी जब हम किसी भी एक्ट को या किसी संविधान को या किसी भी नियम कानून को बनता हुआ देखेंगे तो उसका उद्देश्य यानी उसका उद्देश्य प्रस्ताव या उसकी उद्देश्य का ये बताने का प्रयास करती है कि किन आकांक्षाओं को लेकर, किन चीज़ों को लेकर ये एक्ट या अधिनियम बनाया गया है। तो यहाँ संविधान की उद्देश्य से तात्पर्य ये है कि हम ये पहले ये समझ ले कि हमारा संविधान किन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया है, यानी उन संविधान निर्माताओं की आकांक्षाएं क्या रही होगी जिन्होंने संविधान बनाया, और हमारा संविधान किस प्रकार का बना हुआ है हम उसको एक बार संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं कि आगे हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत, यानी ये वही उद्देशिका है, उसका स्रोत क्या है कि वही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया एवं यूएसए का संविधान भी इस उद्देशिका में शामिल है। यानी हमारे संविधान की जो उद्देशिका है या प्रेम्बल है उसका स्रोत कहीं ना कहीं वो जो 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया और हमने अपने संविधान को बनाने में बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया, लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। तो हमने इस उद्देशिका में ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का संविधान का भी रखा। जो उद्देशिका ऑस्ट्रेलिया के संविधान में है और यूएसए के संविधान में भी है, कहीं ना कहीं हमने अपनी उद्देशिका को स्थापित करने में इन देशों के संविधान से भी हम प्रभावित हुए हैं और
उसका लगभग 80 से 90% हिस्सा वो उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1940 को रखा गया या प्रस्ताव लाया गया, उससे हमारी उद्देश्य का प्रभावित है। यानी जो हमारा आज का संविधान है, जो हमारा संविधान है जिसके द्वारा हमारे देश का शासन या सत्ता चलाई जाती है, उस संविधान की जो उद्देशिका है वो लगभग 3 चीजों से प्रभावित है। यह कहे कि उसका स्रोत, उस उद्देशिका को का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस उद्देश्य प्रस्ताव में और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का संविधान है। यानी उस उद्देशिका में इन 3 चीजों से हम प्रभावित है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि प्रस्तावना की भाषा, जो हमारी प्रस्तावना है उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी अभी हम देखेंगे, आगे देखेंगे कि हमारी प्रस्तावना की भाषा किस प्रकार की है। तो उसकी भाषा कहाँ से ली गई? उसकी परिभाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जबकि प्रस्तावना का विचार यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। तो अभी हमने ये देखा कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है या प्रेम्बल है, वो उसका स्रोत कहीं ना कहीं कहाँ है। तो हमने देखा कि उसका पहला स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा में लाया जाता है, वो लाया जाता है 13 दिसंबर 1940 को। और इसका लाने का अर्थ क्या था या उद्देश्य क्या था? वो ये था कि हमारा संविधान किस प्रकार का होगा। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में रखा गया। और हमने देखा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया का संविधान और फिर अमेरिका का संविधान या यूएसए का संविधान, और हमने देखा कि यूएसए के संविधान से हमने प्रस्तावना का विचार, यानी हमारे संविधान में भी एक प्रस्तावना हो, ये विचार हमने यूएसए से लिया। और वो हमारे संविधान में एक प्रस्तावना हो, ये तो हमने यूएसए से ले लिया, लेकिन वो प्रस्तावना किस प्रकार की होगी, उसकी भाषा क्या होगी, वो हमने लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है या उद्देशिका है, उसके 3 सोर्स हैं, और वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का संविधान, और तीसरा यूएसए का संविधान। जहां हमने इस प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया, वहीं हमने उस प्रस्तावना की वो भाषा किस प्रकार की होगी, उसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द तथा छठे पैरा में अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये आपको याद रखना है और अवश्य ही याद रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि प्रथम पैरा में 2 शब्द जोड़े जाते हैं, और उनमें से एक शब्द जहां समाजवादी है तो वहीं दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष है। और आप देखेंगे कि छठे पैरा में हमारी प्रस्तावना के छठे पैरा में अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया है। तो आप कहेंगे कि 42वें संविधान संशोधन यानी हमारे संविधान में कुछ संशोधन किया गया, और वो संशोधन 42वें नंबर का था और वर्ष था 1976। तो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना थी, मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी, यानी जब संविधान बना होगा, जो प्रस्तावना रही होगी, उसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं, और पहला होता है समाजवादी, दूसरा होता है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा होता है अखंडता। और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष प्रथम पैरा में यानी प्रथम पहले वाली लाइन में, और अखंडता शब्द छठे पैरा में
रखा जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है। यानी उसकी सोर्स कहाँ से है, वो इन तीन उसके अलग अलग प्रकार के ये सोर्स है। और आप देखेंगे कि ये यूपी पीसीएस 2015 वाले एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान की जो संविधान का प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई है और प्रस्तावना का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया है। ये यूपी पीसीएस 2015 में आपसे पूछा गया था। आप देखेंगे कि जो हमारा मूल संविधान, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन उस संविधान की प्रस्तावना क्या थी। तो आप उसको समझने की एक बार कोशिश करेंगे कि हम भारत के लोग यानी हमारी संविधान सभा ये कह रही है कि हम भारत के लोग यानी सब मिलकर, यानी भारत की पूरी जनता भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, आप चीजों को समझते हुए चलेंगे और एक एक चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, यानी जो ये बताएगी कि हमारा संविधान किस प्रकार का है, उसकी मूल भावना क्या है, उसकी आप देखेंगे कि प्रस्तावना में पहली चीज ये है कि हम भारत के लोग, यानी पूरी की पूरी चीजें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सर्वोपरि जनता है, भारत के लोग सर्वोपरि है। यानी वो कह रहे हैं कि हम भारत के लोग, यानी हम सब मिलकर ये कह रहे हैं और संविधान की प्रस्तावना को बोल रहे हैं कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से बाहरी शक्ति का कोई भी दबाव नहीं है, या हम कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न, यानी हम प्रभुत्व संपन्न, यानी हमारे ऊपर किसी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। लोकतंत्रात्मक, यानी जनता के द्वारा चुना जाना, यानी यहाँ का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाएगा। लोकतंत्र यानी कोई भी व्यक्ति उस तंत्र में शामिल हो सकता है, यानी जनता का शासन जनता के लिए, जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा, यानी ऐसा शासन जहां जनता सर्वोपरि हो, वहां किसी भी नेता को वोटिंग के द्वारा जनता के अधिकारों के द्वारा चुना जाए। गणराज्य, यानी उस देश, हमारे देश का मुखिया कहीं ना कहीं जनता द्वारा चुना जाएगा और वो मुखिया किसी भी प्रकार से राजा या रानी या अनुवांशिक नहीं होगा। यानी हम भारत को किस रूप में देख रहे हैं, यानी हमारे ऊपर किसी भी दूसरी शक्ति का या बाह्य शक्ति का किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। शक्ति यानी हम अपने नेता का चुनाव करेंगे, हमें वोटिंग का अधिकार होगा, लोगों को ये पावर दी जाएगी कि वो अपना अपना शासन प्रमुख खुद चुने। और गणराज्य का मतलब यहाँ राजा रानी या अनुवांशिक तरीके से इस देश का राजा या प्रमुख नहीं चुना जाएगा, बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। हम भारत को इस प्रकार का बनाना चाहते हैं और इसीलिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये बात हो रही है कि सामाजिक यानी किसी भी स्तर का भेदभाव लोगों के बीच
ना हो, अमीर और गरीब की खाई ना हो, किसी भी स्तर पर उनको बांटा ना जाए, उनके बीच में भेदभाव ना हो। आर्थिक न्याय यानी उनको काम और कमाई के अवसर मिले, उनको काम और कमाई के अवसर मिले। और राजनीतिक न्याय यानी वो किसी भी राजनीतिक सिस्टम का हिस्सा बनने में उनको किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना ना करना पड़े। तो इस प्रकार से हमारा संविधान कहता है कि हम सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और कोई व्यक्ति अपने विचार रख सकता है, अभिव्यक्ति अपनी अपने आप को व्यक्त कर सकता है, धर्म में कोई उसका वो किसी भी चीज में विश्वास रख सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। और उपासना की स्वतंत्रता यानी वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उपासना कर सकता है, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता उसको दी गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी किसी भी प्रकार से उसकी प्रतिष्ठा पर दाव नहीं लगाया जाएगा, यानी उसका मान और सम्मान रखा जाएगा। और अवसर की समता यानी जाति, धर्म, लिंग, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, व्यक्तियों को समान रूप से देखा जाएगा। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आप देखेंगे कि ये प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी एडोप्ट, अधिनियमित यानी लागू और आत्मसमर्पित यानी भारत की जनता को समर्पित करते हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार से अपनी प्रस्तावना को रखा। तो आप ये पूरी प्रस्तावना से ये स्पष्ट कर पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे कि आखिर लोगों को सभी तरह की स्वतंत्रताएं, लगभग सभी तरह की स्वतंत्रताएं दी गई, और एक ऐसा संविधान जहां पर व्यक्तियों को बहुत सारे अधिकार दिए गए और कल्पना की गई कि यहाँ अमीर और गरीब की खाई ना हो, आपसी भाईचारा बना रहे और सभी को समान रूप से अवसर मिले। तो इस प्रकार से हमारी प्रस्तावना को संविधान में रखा गया। इस प्रकार से हमारी संविधान की प्रस्तावना देखी जाती है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुछ प्रस्तावना में कुछ संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो आप देखेंगे कि आज के वर्तमान संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस प्रकार से है, वो कुछ से लगभग सेम है। लेकिन जैसे कि आपको बताया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में उसमें 3 शब्दों का समावेश या 3 शब्दों को जोड़ा गया, और उनको जोड़ने के बाद कुछ हमारी प्रस्तावना इस प्रकार से दिखाई देती हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या थी, किस प्रकार की थी, और उसमें एक चेंज आता है और वो होता है 42वां संविधान संशोधन। यानी संविधान में कुछ संशोधन किया जाता है और प्रस्तावना में वो 3 शब्द जोड़े जाते हैं। जो 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है, उनको जोड़ा जाता है। अब देखेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान में कौन सी वो विशेषताएं हैं जिसके कारण वो बाकी देशों के संविधान से अलग हो जाता है। बाकी देशों के संविधान से हमारा संविधान कैसे भिन्न है, कैसे वो अलग है, वो हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि भारत का संविधान विश्व का विशाल वह विस्तृत संविधान है। भारत का संविधान विश्व का विशाल और विस्तृत संविधान है। तो भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद। अभी आप केवल संविधान की विशेषताओं में सिर्फ इतना समझेंगे कि 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां हैं तथा 22 भाग है। अभी आपको ये नहीं समझना है कि अनुच्छेद क्या है, अनुसूचियां क्या है या भाग क्या है। आप बस अभी इतना समझिए कि जो भारत का संविधान है वो काफी विशाल है, विस्तृत है, और उस संविधान में 395 अनुच्छेद है। यानी अब आप इनको इस प्रकार से समझिए कि जैसे मैं 8 अलग अलग प्रकार के विषयों को बांट दूं और उनको कहूं 1 2 3 विषयों को बांट दूं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 उनको मैं उन विषयों को ऐसे श्रेणी में रख दूं, तो उनको आप अनुसूची मान लीजिए। और जैसे मैं कहूं कि ये किसी संस्था को चलाने के रूल और रेगुलेशन है, और रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ऐसे मैं उनको काउंट करता चलूं और एक एक में लिख दूं, चीजों को स्पष्ट करता चलूं, तो उनको आप समझ लीजिए कि वो अनुच्छेद है। और उन रूल को जैसे मैं कहता हूं कि पहला, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारे कॉलेज के रूल है, स्कूल के रूल हैं, और पहला रूल मैं कहूं कि अनुशासन से संबंधित है। अनुशासन से संबंधित कुछ बातें हैं। तो पहली बात, 1 नंबर बात, 2 नंबर बात या 3 नंबर बात, या ऐसे ही मैं लिखता चला जाऊं और मैं कहूं कि ये इस प्रकार की अनुशासन से संबंधित बातें 1 से 10 तक मैंने लिखी हैं, और मैं कहूं कि अनुशासन से संबंधित है तो यहां से यहां तक ये एक प्रकार की बातें हैं, तो उसको कह देता हूं कि ये भाग नंबर 1 है। आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि ये अनुच्छेद, अनुसूचियां और 22 भाग क्या है। अनुच्छेद का मतलब आप समझिए कि कोई रूल और रेगुलेशन को हमने सीक्वेंस में लिखा हुआ है, और वो रूल और रेगुलेशन किस प्रकार के हैं कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ों को संविधान में, जो हमारे देश की व्यवस्था कैसे चलेगी या उन स्थापित सिद्धांतों को हमने ऐसे लिखा हुआ है। तो आप अभी मोटा मोटी इसको समझिए। दूसरा, अनुसूचियां यानी जितने भी विषय हमारे संविधान में हैं उनको हमने अलग अलग कुछ 8 अलग अलग कैटेगरी में या 8 कैटेगरी में उनको बांटा हुआ है। यानी पहली अनुसूची में कौन कौन से विषय होंगे, दूसरी में कौन कौन से होंगे, तीसरी में कौन कौन से होंगे। इस प्रकार से हमने कुछ विषयों को उन 8 अनुसूचियों में रखा हुआ है। और इसी प्रकार से फिर जैसे मैंने बताया कि किसी स्कूल में अगर आप मान के चलते हैं कि हम कुछ रूल्स बनाते हैं और उसमें जैसे 1 से 10 तक रूल अनुशासन से संबंधित है, और फिर उससे आगे वाले रूल मान के चलिए स्पोर्ट्स, स्कूल के स्पोर्ट्स से संबंधित है, उससे आगे वाले रूल मान के चलिए कि किसी लैब से या किसी कंपटीशन या एग्जाम से संबंधित है, तो ऐसे ही आप कहेंगे कि अनुशासन से संबंधित सभी रूल को भाग नंबर 1 में रखा गया है। स्पोर्ट्स से संबंधित यानी 1 से 10 तक भाग नंबर 1, और फिर हम कहे कि भाग नंबर
रूल नंबर 11 से रूल नंबर 50 तक इस तरीके से समझिए कि यहाँ स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ नियम हैं और हम कह सकते हैं कि ये भाग नंबर 2 में है। यानी फिर हम देखेंगे कि भाग नंबर 2 में क्या है कि स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ रूल, स्कूल के कुछ रूल। तो आप इसी प्रकार से समझिए कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, है नहीं थे, मूल संविधान की बात कर रहे हैं जब हमारा संविधान लागू हुआ। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और उसमें 22 भाग थे। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। वर्तमान में अनुसूचियां बढ़ा करके जो पहले 8 थी उनको अब कितना कर दिया गया है, अब उनको 12 कर दिया गया है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता गया, चीज़ों की ज़रूरत महसूस हुई होगी, आवश्यकताएं महसूस हुई होगी, तो हमारे संविधान में उन नियमों को, सिद्धांतों को स्थापित किया गया होगा। तो कुछ अमेंडमेंट किए गए होंगे या संशोधन किए गए होंगे और उन्हीं के चलते हमारी अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 से बढ़कर अब वर्तमान के संविधान में 12 हो गई है, जिसमें से 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, यानी पहला संविधान में जब संशोधन किया गया 1951, उस संविधान संशोधन के द्वारा पहली अनुसूची को जोड़ा गया और फिर 10वीं अनुसूची जिसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा यानी 1985 में जोड़ा गया। आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि जब आप एग्जाम में किसी इस प्रकार के ऑप्शंस देखे तो आपको मान के चलिए ये याद नहीं आ रहा, आपसे पूछ लिया कि 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, तो आपको ये याद नहीं आ रहा है कि ये कब जोड़ा गया होगा। तो आपको कम से कम अगर ये याद है कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपने पहले देखा जब संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया, प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया और वो हुआ 1976 में। तो आप इसे मोटा मोटी आइडिया लगा सकते हैं कि 76 में जब 42वां हुआ तो कहीं ना कहीं 52वां संविधान संशोधन उसके बाद हुआ होगा। तो इतना तो कम से कम क्लियर हो जाता है कि 1976 के बाद का वर्ष होगा। तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम देख रहे हैं अपने संविधान की विशेषताएं। ये डिस्कस बाद में करेंगे कि 1 से लेकर 8 अनुसूचियों में क्या है, 9वीं में क्या था, 10वीं में क्या था, 11वीं और 12वीं में क्या था। ये आगे हमारे टॉपिक आएंगे तब हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया। यानी आप देखेंगे कि हमारे वर्तमान संविधान में अब जो पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है और उसमें से 9वीं अनुसूची को पहले संविधान में पहला संशोधन होता है। संविधान के लागू होने के बाद 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है और फिर 10वीं अनुसूची को उस संविधान में जोड़ा जाता है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। और इसी क्रम में 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। उस संविधान के भागों और अनुच्छेदों में संशोधन मूल संख्याओं में कोई परिवर्तन न करते हुए किया गया है, अतः आज भी अंतिम अनुच्छेद 395 ही है। यानी आप समझे, आप इस बात को इस प्रकार से समझिए कि 1 2 3 4 5 6 अप टू 395, यानी ये वो 395 आर्टिकल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और आप आज भी अगर संविधान को देखेंगे तो आपको संविधान में 395 ही अनुच्छेद मिलेंगे या आर्टिकल देखने को मिलेंगे।
लेकिन आप इनकी संख्या को अगर देखेंगे तो आज भी ये 395 ही हैं। और वैसे आप देखेंगे तो टोटल 465 या 70 के आसपास अभी हमारे संविधान में आर्टिकल्स हैं। लेकिन मूल संख्या आज भी 395 है। लेकिन आप देखेंगे कि इनमें से जब जब हमारे संविधान में संशोधन हुए तो जिस विषय को लेकर संशोधन किया गया तो हमने क्या किया कि उस संविधान के अनुच्छेद के आगे कुछ सब आर्टिकल जोड़ दिए गए। यानी हमने 21 में ही ऐसे कि 21A 21B ऐसे करके कुछ संविधान संशोधन किए गए और उनमें कुछ आर्टिकल्स को या अनुच्छेद को जोड़ दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिन विषयों से संबंधित हमने संविधान संशोधन किए उनके हमने सब आर्टिकल उसमें जोड़े, लेकिन इनकी मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया। यानी मूल संख्या आज भी 395 ही है, लेकिन जब हम संविधान के अनुच्छेदों की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बढ़े हुए हैं। जैसे जैसे किसी विषय को लेकर आवश्यकता महसूस हुई तब तब हमने संविधान संशोधन किए हैं और वो आर्टिकल्स संविधान में उनको जोड़ा गया है। तथा भाग 22 ही है, किंतु गणना की दृष्टि से वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या लगभग 465 एवं भाग 25 है। भाग मूल रूप से देखें तो संख्या वही है, लेकिन आज के समय में वो अनुच्छेद यानी सब आर्टिकल जैसे कि मैंने आपको बताया वो कहीं ना कहीं उसमें जोड़ दिए गए हैं। अब देखेंगे कि हमारी संसदीय शासन प्रणाली, हमारे संविधान की विशेषताओं में एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय शासन प्रणाली। अब ये संसदीय शासन प्रणाली यानी ये एक कोई सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब अगर खाली यही एक तरह की प्रणाली होती या एक तरह का इसी तरह का संसदीय शासन का ही सिस्टम होता तो हमें इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। यानी हमने इसे अपनाया है तो कहीं ना कहीं कोई दूसरी भी कोई प्रणाली होती होगी या शासन को चलाने के लिए कोई दूसरा सिस्टम होता होगा। तो आप देखेंगे कि जैसे एक दूसरा सिस्टम भी होता है और उसको कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और ये सिस्टम देखने को मिलता है यूएसए में या कहे कि अमेरिका में। तो आप देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम इंग्लैंड में विकसित हुई थी। सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी? इंग्लैंड में। और भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। यानी आपको ये चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट याद करके चलना है कि कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है कि हमने संसदीय शासन प्रणाली को अगर अपनाया है अपने संविधान में तो आपको ये अवश्य ही याद रखना है कि ये संसदीय प्रणाली जो हमने अपनाई है ये हमारी संसदीय शासन प्रणाली तो अमेरिका में दूसरे तरह की प्रणाली है, वो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और हमने संविधान में किसी चीज़ को अगर अपनाया है तो हमारे पास कहीं ना कहीं दूसरे ऑप्शंस भी रहे होंगे, लेकिन हमने चुना किन चीज़ों को जो हमारे लिए रिलीवेंट थी या हमारे लिए वो सही थी, हमने उन चीज़ों को चुना, उन पर चर्चा की और बाद में उनको चुना। तो ब्रिटेन से ये संसदीय शासन प्रणाली है ये कहाँ से ली गई? हम इंग्लैंड से प्रभावित हुए और इंग्लैंड की तरह हमने संसदीय शासन प्रणाली को चुना। भारत का राष्ट्रपिता इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। यानी आप देखेंगे कि हमारे जो राष्ट्रपति है वो ठीक ब्रिटेन की तरह नाम मात्र का प्रधान होता है। और जो नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्तविक शक्ति किसके अंदर होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि नाम मात्र का यानी हम कहने को तो उनको ही प्रधान कहते हैं लेकिन वो रियल में
प्रधान नहीं है, शक्तियों का प्रयोग किसी और के द्वारा किया जाता है। वास्तविक वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्री परिषद में निहित होती है। यानी आपने देखा कि नाम मात्र क्या जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो हमने प्रस्तावना में समझा, संविधान के प्रेम्बल में समझा कि वास्तविक रूप से शक्ति किसके पास रहेगी, लोकतांत्रिक गणराज्य की जब हम बात करते हैं, यानी वास्तविक शक्ति भारत की जनता के पास रहेगी और जनता जिन अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगी वो जब मंत्री परिषद उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्री परिषद के पास क्या है, वास्तविक शक्ति निहित होती है, या मंत्री परिषद में वास्तविक शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से करता है और उसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। यानी आप चीज को इस प्रकार से समझिए कि जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है, यानी हम वोट करते हैं और अपने प्रतिनिधि को जो हमें अच्छा लगता है उसको चुनते हैं, और फिर वही प्रतिनिधि मिलकर एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं और वही मंत्री परिषद उन्हीं में से एक अपना प्रधान चुनती है, प्रमुख चुनती है, जो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि ब्रिटेन की तरह हमारे यहाँ एक नाम मात्र का प्रधान होता है और वो होता है राष्ट्रपति, लेकिन हमने देखा कि वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में होती है। यानी निर्णय लेने की क्षमता अगर किसी के पास है तो वो हमारी मंत्री परिषद है और उसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो ये हमारे संविधान की विशेषताओं में से एक दूसरी विशेषता है, या हमारी संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। और आप देखेंगे कि अनुच्छेद 75 सब क्लोज 3 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है। यानी संसदीय शासन प्रणाली में ये उसका बेस है कि जो हमारी मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से उस लोकसभा के उस सदन के यानी लोकसभा के संसदीय सदन के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, वो मंत्री परिषद बनाते हैं और वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, यानी वो समस्त भारत से चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं और वो लोग जो मंत्री परिषद बनती है वो कहीं ना कहीं उस संपूर्ण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और यही गुण उस संसदीय शासन प्रणाली का आधार है कि वो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये एग्जाम में एक बार नहीं, ये मैंने ये डाला हुआ है, लेकिन ये एक बार नहीं अनेकों बार एग्जाम में पूछा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली का आधार क्या है। तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि संसदीय शासन प्रणाली का जो आधार है वो ये है कि हमारी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारे संविधान की विशेषताओं में काफ़ी चीज़ें बचती है, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज किन्हीं कारणों से क्लास को यहीं तक रखेंगे और बाकी चीज़ों को फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। हम एक अच्छा स्कोर पॉलिटी में कर पाए। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और फिर हम बाकी बची हुई चीज़ों को कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। थैंक यू एवरीवन।